Radhe Radhe to everyone. So welcome to our third lecture where we are doing short revision for linear algebra. So let us start. Now if A and B are the square matrix then of same order, then we can write AB is equals to A into B. ये हम लिख सकते हैं, ठीक है. डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्यू मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज ज़ीरो. डिटर्मिनेंट ऑफ अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज +-1. ऑर्थोगोनल इज ऑलवेज सिंगुलर एंड इन्वर्टिबल, है ना, हमेशा सिंगुलर होगी. डिटर्मिनेंट ऑफ अ यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती है? मॉडुलस 1 होती है. अ मैट्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाय अ सिंगल एलिमेंट्री ऑपरेशन इज कॉल्ड एलिमेंट्री मैट्रिक्स, ठीक है. ट्रेस को हम ये a प्लस बी को हम इस तरह लिख सकते हैं, ए बी को हम बी ए के अकॉर्डिंग, और स्केलर आपका बाहर आ जाता है. तो दीज आर द प्रॉपर्टी फॉर अ ट्रेस. देन रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज इन एचेलॉन फॉर्म. रैंक अगर आपका डायमेंशन से कम है तो वो पक्का आपका डिटर्मिनेंट ज़ीरो होगा, और अगर रैंक आपका n के बराबर है, मींस डायमेंशन के बराबर है, नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर है, तो वो कभी भी आपका सिंगुलर नहीं हो सकता. रैंक ऑफ ए बी क्या होता है? मिनिमम रैंक ए रैंक बी. रैंक ए प्लस बी को हम इस तरह लिख सकते हैं. नाउ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट कब होता है? जब हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक और रैंक ए मैट्रिक्स दोनों इक्वल हो. ट्रेस हम सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ को बोलते हैं. नाउ प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़ डिटर्मिनेंट होता है. मिनिमम पॉलिनोमियल ऑफ अ मैट्रिक्स डिवाइड इट्स करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल. दस एवरी रूट ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल का जो एवरी रूट है वो करेक्टरिस्टिक का भी होगा ही होगा. एवरी रूट ऑफ करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इज ऑल्सो रूट. दोनों, है ना, ये तो हमें पता ही है. मिनिमल एंड करेक्टरिस्टिक्स में जो रूट्स होंगे वो दोनों के ही होंगे. अगर ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए हो जाए तो इस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है. और आइगन वैल्यूज ऑफ अ आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स 0 एंड 1, ठीक है. ये होती है आइगन वैल्यूज. कैली हैमिल्टन थ्योरम, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स करेक्टरिस्टिक इक्वेशन. हर स्क्वायर मैट्रिक्स, याद रखना ये स्क्वायर, ठीक है. आइगन वैल्यू ऑफ अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर आइदर ज़ीरो और प्योरली इमेजिनरी, ठीक है. आइगन वैल्यूज़ ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स हमेशा रियल होते हैं. आइगन वैल्यूज़ ऑफ अ रैंक 1 मैट्रिक्स आर ज़ीरो एंड ट्रेस. अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स है 1 1 1 1 1 1, तो इसका हमें ट्रेस लिखना है, और 0 0 0, ठीक है. ये हमारी मैट्रिक्स होगी. नाउ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल इफ it has n linearly independent eigenvectors, distinct eigenvectors, ठीक है. Li हमारे पास आइगन वेक्टर होते हैं, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़, और सबसे बड़ी चीज़ gm इक्वल्स टू am. और मिनिमल पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? आपकी लीनियर फैक्टर्स होते हैं ना, डिस्टिंक्ट फैक्टर्स या लीनियर फैक्टर्स में होते हैं. सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, हर्मिशियन, ये सारे टाइप के मैट्रिक्स क्या होते हैं? जो भी स्पेशल टाइप के होते हैं वो सारे आपके डायगोनलाइजेबल होते हैं. फिर से देख लो, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, इनवॉलेंट्री, आइडम्पोटेंट, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, ये सारे डायगोनलाइजेबल होते हैं. नॉन ज़ीरो नीलपोटेंट मैट्रिक्स कभी भी डायगोनलाइजेबल नहीं होता है. रैंक 1 मैट्रिक्स विद ट्रेस 0 0 0 1 0, ये कभी भी आपका डायगोनलाइजेबल नहीं होगा. और वही रैंक 1 मैट्रिक्स जिसका ट्रेस नॉन ज़ीरो होगा वो आपका डायगोनलाइजेबल हमेशा होगा. लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन रैंक ऑफ ए लेस देन 1. तो हाँ, अगर रैंक ऑफ ए उसका एक कम होगा ना n से, तो एडजॉइंट 0 होगा. अगर हमारा रैंक ऑफ ए इज़ इक्वल टू n-1, तो एडजॉइंट हमारा 1 होगा. और अगर रैंक n के इक्वल है तो एडजॉइंट का भी रैंक 1 ही होगा. वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. नाउ रैंक ऑफ ए बी जो है वो हमारा ये फॉर्मूला होता है. रैंक ऑफ ए बी, दिस इज़ ग्रेटर देन ए बी, और ये जो कॉमन होगा ना आपके डायमेंशंस में, उससे माइनस कर देना है, ठीक है. ये रैंक का है.
नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू दिस इन जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, जो क्या होगा हमारे नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने होते हैं जितना उस आइगन वैल्यू का जीएम होगा, ठीक है, जीएम पे डिपेंड करता है। नलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स, तो नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू 0, है ना। नलिटी हमें पता है कितनी रोज हमारी 0 की होगी। नाउ जॉर्डन फॉर्म ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, ठीक है, हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जॉर्डन फॉर्म सिमेट्रिक ही होगी। बट अगर जॉर्डन फॉर्म सिमेट्रिक है तो ज़रूरी नहीं है कि भाई वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, क्योंकि जॉर्डन फॉर्म हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है। नाउ ए इज़ एम क्रॉस एम मैट्रिक्स एंड बी इज़ एन क्रॉस एन एम मैट्रिक्स, तो ए बी एंड बी है सेम सेट ऑफ नॉन ज़ीरो, है ना। ए और बी की फिर जो हमारी आइगन वैल्यू होगी ना, जब उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, हमारा नॉन ज़ीरो जो आइगन वैल्यूज़ है वो सेम होगी, ठीक है। नॉन ज़ीरो, ज़ीरो आइगन वैल्यू वेरी हो सकती है, पर नॉन ज़ीरो सेम होगी। देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स ऑफ एवरी साइज विद ऑल इट्स सब मैट्रिक्स इनवर्टिबल। जिस मैट्रिक्स की सारी सब मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होती है उसको हम वंडर मॉन्डे मैट्रिक्स बोलते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक एंड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आर डायगोनलाइजेबल ओवर सी बट नॉट ऑन आर, ठीक है। ऑर्थोगोनल और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारी सी पे डायगोनलाइजेबल होगी बट आर पे नहीं। सो ओके, लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस। नाउ दिस इज द सब स्पेस वी हैव गिवन इफ आई इज इवन, ओके। तो अब आप देखो आई आपका इवन है ना, तो मतलब 2J 0 होगा, फिर A 4J 0 होगा, तो कुल मिला के जो हाफ वाली टर्म्स है वो तो 0 होगी। तो हमारे पास कितनी कंडीशंस आ गई, 50 लीनियर इंडिपेंडेंट कंडीशंस। तो हमारे पास टोटल 100 है, उसमें से कंडीशंस माइनस कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डायमेंशन 50। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज तो हम लिख देते हैं टी इवन क्या हो जाएगा हमारा 0 1 0 0, और E2 क्या हो जाएगा, ये E3 क्या है Z0 यहाँ लिखा है ना, और E4 क्या दिया है हमारे पास, E3 ही दिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गई। अब टी आइडम्पोटेंट है क्या, ऑप्शन से देखते हैं ना, टी आइडम्पोटेंट तो नहीं है, टी इन्वर्टिबल भी नहीं है ना, रैंक 3 1 और 2 ही आ रहा है रैंक 3, तो टी हमारा नीलपोटेंट ही होना चाहिए। तो हम इसका टी स्क्वायर निकालते हैं, तो जब हम इसका टी स्क्वायर निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0 0 0 0 1, ये आ गया टी स्क्वायर। अब तो हमें दिख ही रहा है, ये तो हमें पता ही लग गया कि टी क्यूब इसका 0 आने ही वाला है, तो इट मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट, ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ये हमने कल भी किया था ऐसे प्रोजेक्शन वाला क्वेश्चन। हमारे पास m दिया है और v दिया है, देन एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फॉर v इज, तो हमें पता है हमारा अल्फ़ा 1 कैसे निकलता है, ये निकलता है x1 नॉर्म ऑफ x1, ठीक है, और अल्फ़ा 2 कैसे निकलता है R2 नॉर्म ऑफ R2, और R2 हमारा कैसे आता है x2 माइनस x2 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 1, ठीक है। तो हमारा अल्फ़ा 1 हम निकाल लेते हैं, तो अल्फ़ा 1 हमारा कैसे निकल जाएगा, ये हमारे पास दिया है 1 0 0 का ट्रांसपोज, और इसका नाम भी 1 है, तो 1 0 0 तो देखो सभी ऑप्शंस में है, तो अल्फ़ा 1 तो बहुत इजीली आ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं अल्फ़ा 2 के लिए पहले R2, तो R2 के लिए क्या करते हैं हम 1 1 1 माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 1 और 1 0 0, ठीक है। ये सारे ट्रांसपोज है, वो आप देख रहे होंगे, ये सारे ट्रांसपोज है, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 0 1 1, ये ट्रांसपोज आ जाएगा, है ना।
ठीक है, तो ये हमारा R2 आ गया। अब हम इसका जब ये अल्फ़ा 2 निकालेंगे तो अल्फ़ा 2 हमारा क्या हो गया, ये आ जाएगा 0 1 1 ट्रांसपोज और नीचे हमारा नॉर्म √2 आ जाएगा। तो मतलब 0/√2 1/√2 एंड 1/√2। तो आप देखो ओनली ऑप्शन कौन सा है, बी ही ऑप्शन है। तो एक चीज़ आप ये भी कर सकते थे, अगर यहाँ पे आप इसका वो देखते हैं रैंक, तो हमारा रैंक 2 आ रहा है, तो ये 3 तो कभी हो ही नहीं सकता है ना, उस तरफ से भी देख सकते थे आप। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एनी नेचुरल नंबर पी डिनोट द वेक्टर स्पेस। ओके, तो अब देखो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं। इसमें ना अगर मैं n को मतलब p ऑफ n, मैं यहाँ पे कितने डिग्री ऑलमोस्ट n दिया है, तो n को यहाँ पे मैं n को आई एम टेकिंग हियर 2। तो पॉलिनोमियल n क्या, तो ये मेरा पहले तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा 3 क्रॉस 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा P2 से लेके P3 तक। तो 3 1 x स्क्वायर। ठीक है, अब उसका मुझे पहले डिफ्रेंशिएशन, ये दोनों चीज़ें 1 का मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगी 0 और ये x, तो मतलब मैट्रिक्स बनाना है ना कुल मिला के। x का लेंगे तो 1 x स्क्वायर अपॉन 2, तो ये 1 0 माइनस 1/2। x स्क्वायर का करेंगे तो 2x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 0 2। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पे हमें निकालना क्या है, नल स्पेस का डायमेंशन, मतलब नलिटी निकालनी है। तो इसमें से अगर मैं नलिटी निकालूँ तो ये मेरा आ रहा है 3 क्रॉस 2 का, तो 2 ही है, मतलब मैं इसका रैंक निकाल लेती हूँ पहले। तो n+1 तो होने वाला नहीं, वो तो दिख गया है ना, ऑप्शन से अगर हम कट कर ले तो ये तो होने वाला नहीं, क्योंकि 2 से ज़्यादा तो आ नहीं सकता। ठीक है, 0 देख लेते हैं, 1 देख लेते हैं और n देख लेते हैं। तो ये 0 1 दिस -1 दिस, तो ये आएगा 0 0 0। तो यहाँ पे ये हमारी 2 आ गई, तो इट मीन्स जो हमने n लिया था वही आ गया। तो हमारी नलिटी कितनी है, n। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमेंशन ही निकालना है इसमें भी हमको। तो अगर हम इसमें अगर मैं इस अच्छा, ये मेरा MUT इक्वल्स टू UT, V दिया है, V का मुझे वो निकालना है। ओके, तो अगर मैं इसको देखूँ तो ये मेरा आ जाएगा M-1 UT इक्वल्स टू 0, है ना, ये आ रहा है मेरा। तो अब मैं यहाँ पे डाल देती हूँ, ये मैं लिख देती हूँ M-1 हो जाएगा तो 0 0 0 0 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 0 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा U1 U2 एंड U3 इक्वल्स टू 0। तो अब मैं यहाँ पे लगाती हूँ, तो U1 तो 0 ही आ गया, ये आ जाएगा U2 कॉस ऑफ थीटा है ना, U ऑफ कॉस थीटा माइनस U3 साइन थीटा, एक ये आ जाएगा और एक आ जाएगा U2 साइन थीटा प्लस U3 कॉस ऑफ थीटा है ना, ये सब आ जाएगा। सो
ये सॉल्व करने के बाद मैं अगर एलिमिनेशन मेथड से देखूँ तो मेरा ये आ रहा है 2u3 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जब मेरा मैं थीटा जो है वो इसके बीच में आएगा मेरा 0 डिस, तो इसका मतलब ये चीज़ तो मेरी ज़ीरो नहीं हो सकती, दिस इज़ नॉट ज़ीरो, तो पक्का मेरा u3 ही ज़ीरो होगा, है ना। तो अगर u3 ज़ीरो होगा तो u2 भी ज़ीरो हो जाएगा, तो इट मीन्स u2 भी ज़ीरो u3 भी ज़ीरो, ओनली u1 ही बचा। तो डायमेंशन कितना है, 1 डायमेंशन आ गया, ठीक है। थोड़ा सा सब्जेक्टिव था। नाउ नंबर ऑफ लीनियर डिपेंडेंट ये आ गया नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, तो अब हम क्या कर सकते हैं, एक तो इसको हम ब्लॉक मैट्रिक्स लगा देते हैं, तो 3 और 4 तो ऑटोमेटिकली हमारे पास आइगन वैल्यूज़ आ गई इस वाले ब्लॉक से, और यहाँ से लैम्डा स्क्वायर 3 लैम्डा -2 -2, अच्छा नहीं, मुझे डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 3 ± 9 + 8/2। तो देखो अब हमारे पास देखा जाए तो हमारी सारी आइगन वैल्यूज़ क्या है, डिस्टिंक्ट, और डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ होगी तो ऑब्वियसली हमारा जो आइगन वेक्टर क्या होगा वो भी डिस्टिंक्ट ही होगा, है ना, कॉमन सेंस है ये। तो 4 नाउ ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया है, इसको हमें अब चेक करना है। अब देखो अब इसकी आइगन वैल्यूज़ निकालो, उससे पहले आप ये देख सकते हो कि ये जो आपका देखो इसमें ऑर्थोगोनलिटी की एक वो होती है कंडीशन, वो मैं बता देती हूँ। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है ये। अब आप बोलोगे देखते ही कैसे पता लग गया, तो आप क्या करोगे, इसकी रोज़ को आपस में मल्टीप्लाई करो, तो ये आ जाएगा 12/25 -12/25 और +0, रोज़ को मल्टीप्लाई किया तो इसका सम कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, पहली कंडीशन। सेकंड कि इनका स्क्वायर करो तो ये रहेगा 9/25 + 16/25 +0, तो ये रो का सम करने पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अगर रो का सम करने पे 1 आ रहा है और रोज़ को आपस में मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है, तो इट मीन्स आपका ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। और हमें पता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, अच्छा ऑप्शन नहीं है, मुझे लगा नॉन इन्वर्टिबल है, अच्छा नॉन इन्वर्टिबल था, ये इन्वर्टिबल होगा, ठीक है, एक्सक्यूज़ मी, तो ऑर्थोगोनल होगा। नाउ M इज़ एनी 3x3 रियल मैट्रिक्स, और हमें ट्रेस निकालना है N M और N दिस का, ठीक है। तो अब हमने देखा कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो मतलब दिस इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, है ना, ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी है ये। नाउ अब हमें पता है कि ट्रेस का ऑर्डर होता है ना, ट्रेस का ऑर्डर, जैसे ये n आ गया, ये m आ गया और ये n ट्रांसपोज, तो ऑर्डर के हिसाब से चलेगा ये, जैसे n इंटू अच्छा ये m है, सॉरी ये m है, n m p, तो n m, तो ये ट्रेस m n t n, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको। तो ये चीज़ तो मेरी आइडेंटिटी आ गई, है ना, ये चीज़ इज़ माई आइडेंटिटी, तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रेस ऑफ m, तो हमारा सी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। फिर से आ गया क्या, ओके, सो टुडेज़ क्वेश्चन आई गेस इज़ कम्प्लीटेड, लेट मी चेक अगर कोई क्वेश्चन बच गया तो, ये 2 टाइम्स आ गए थे। सो फॉर टुडे दिस इज़ इनफ, आई होप ये आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।